बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ा अमारा सादिक है। मैं गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर में बतौर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के ताउन से पेश किया जा रहा है और मैं आप सब लोगों को इसमें खुशामदीद कहती हूँ। हमारे आज का प्रोग्राम का इकट्ठे होने का मकसद एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करना है और जो कि आम तौर पर बहुत नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। ज़ायबतीस या डायबिटीज या ज़ायबतीस जिसको उर्दू में कहा जाता है, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना मरीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डायबिटीज पूरी दुनिया में इस वक्त एक वबा की सूरत अख्तियार कर चुका है। आईडीएफ के मुताबिक 537 मिलियन लोग डायबिटीज का शिकार हैं। पाकिस्तान में ही डायबिटीज का तनासुब इस वक्त 31% है। और अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो जहां मरीज को मुसलसल अपनी शुगर लेवल, उसकी अद्वियात, खुराक, वर्जिश पर तवज्जो देनी होती है, वहां पर इस पर बहुत ज्यादा नफ्सियाती और जज्बाती बोझ भी होता है, जो कि मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी मेंटल इमोशनल हेल्थ, उसके रोजमर्रा के ताल्लुकात और शुगर को सही तरह से मैनेज करने में रुकावट पैदा करता है। इस बोझ को हम डायबिटीज डिस्ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो आज हम डायबिटीज डिस्ट्रेस की अलामात, वजूहात, उसकी पेचीदगियां और शुगर पर इसके क्या असरात आते हैं, इस पे बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे पास पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में माहिर हैं और अपने ज़ाती तजुर्बात, हिकमत अमली और रिसोर्सेज वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे, जो कि डॉक्टर्स और मरीज दोनों को समझने में आसानी होगी। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त रहेगी कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अगर किसी भी किस्म का सवाल होगा तो आप क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और डॉक्टर्स के लिए एक क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में एक AKODD क्वेश्चन उसमें डाला गया है। उस लिंक से वो उसको खोलकर वैलिडेटेड टूल है जिससे हमें असेस कर सकेंगे कि उनको डायबिटीज डिस्ट्रेस के बारे में कितनी अवेयरनेस और नॉलेज मौजूद है। थैंक यू। अच्छा, अब सबसे पहले हम अपने पहले पैनल ऑफ एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस मैं करवाती हूँ, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर अब्बास रजा, ही इज प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ही इज कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, he is laureate award winner from endocrine society of USA. He is Tamga Imtiaz, nominated internationally as icon of endocrinology. I welcome you, sir. Thank you very much. हमारे सेकंड पैनल ऑफ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर इब्रार अहमद। He is consultant endocrinologist and associate professor at Lady Reading Teaching Hospital, Peshawar, and currently also working on KP Advisory Board for Diabetes Control. He was also past president of Pakistan Endocrine Society. I welcome you, sir. Thank you. Thank you. हमारी नेक्स्ट पैनल ऑफ एक्सपर्ट में शामिल हैं प्रोफेसर डॉक्टर समीरा कंवर बुखारी। She is professor and head of Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Services Institute of Medical Sciences, Services Hospital, Lahore. I welcome you, madam. Thank you. Thank you. हमारी next panel of expert हैं Professor Dr. Fawad Ahmed Randhawa. He is Professor of Endocrinology, Allama Iqbal Medical College, Lahore, and he is the Executive Member, Pakistan Endocrine Society. I welcome you, sir. Thank you, बेटा। जज़ाकल्लाह। हमारी नेक्स्ट पैनल ऑफ एक्सपर्ट हैं मिस अनम अनवर। आप सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हैं। शी इज इम्पैक्ट एसोसिएट, ब्लू सर्कल वॉइस, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, डायबिटीज एडवोकेट ट्रेन्ड बाय डायबिटीज हैंड फाउंडेशन, USA. शी इज MPhil in molecular medicine एंड शी इज अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीठी जिंदगी। और उनके बारे में एक अहम चीज जो हमारे आज टॉपिक से भी रिलेटेड है, आप पिछले 29 सालों से टाइप 1 डायबिटीज के साथ शिकार हैं और यही वो ड्राइविंग फोर्स है जो कि पाकिस्तान में टाइप 1 डायबिटीज कम्युनिटी को एजुकेट, अवेयर और एम्पावर करने में मदद कर रही हैं ताकि वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सके। आई वेलकम यू मिस अनम। थैंक यू। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। अब हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अब्बास रजा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। सर, आपके बारे में एक और बात भी सबको बताना ज़रूरी है। आपने सेफीज गाइडलाइंस जो कि अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ डिस्ट्रेस 2023 में शाया हुई थी और आप इसके प्रोजेक्ट हेड थे।
सर आप ये बताइए कि ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे, ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चलना चाहिए, इसको लीड करना चाहिए, इसी गाइडलाइंस बनाने चाहिए, और ऐसी क्या ज़रूरी चीज़ है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ डिस्ट्रेस को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये डायबिटीज़ डिस्ट्रेस है क्या, इसके बारे में हमें बताइए आसान अल्फाज में, ताकि डॉक्टर्स और मरीज़ या आम लोग इसको समझ सकें। Thank थैंक यू। you, Amara, for not only the nice introduction, but again setting the stage for the whole event, and I appreciate it was wonderfully done. So I think एक जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो हमारे ख्याल में जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन में होता है, जिसमें कहते हैं, एक बड़ा कॉमन सा प्रोवर्ब है जो इंग्लिश में भी कहा जाता है, योर आईज डोंट सी व्हाट योर माइंड डजंट। अगर हम अपनी डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएं, अगर हम डे टू डे अपने में देखें, हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, जो भी लोग डायबिटीज देख रहे हैं, कि आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, पेशेंट भी सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे होते जो कि नहीं आ रहे। तो एक चीज जो सब कॉमनली ओवरसी की जाती थी, जाती है और जाती प्रॉब्ली रहेगी भी टिल वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट, कि डायबिटीज उस बीमारी का नाम नहीं है जिसमें आपकी शुगर ज्यादा हो जाती है। डायबिटीज उस बीमारी का नाम है जिसका एक कंपोनेंट है शुगर का ज्यादा होना, दूसरा कंपोनेंट है उसकी डायबिटीज शुगर ज्यादा होने से उसकी कॉम्प्लिकेशन हो, तीसरा कंपोनेंट है क्योंकि ये एक क्रॉनिक बीमारी है और ये आपकी पुरानी चल लॉन्ग टर्म चलने वाली है, इसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या होता है, और इसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे नहीं, आपके इर्द गिर्द बेगम, बच्चे, दोस्त, बिकॉज ये सारे आपके केयर गिवर्स होते हैं इन टर्म। So the whole idea of coming up with this stress was just to recognize, and again, जितना आपने कहा कि it was not a one society. Actually, we included 7 countries, 7 nations, and got the. और बड़ा सरप्राइजिंगली जो एक रिस्पॉन्स मिला वो यही मिला कि हर कोई इस प्रोसेस से गुजर रहा है, बट डायरेक्शन नहीं। आई थिंक इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस सेमिनार टू नो कि हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस किस तरह निकाला, जिसको हम पता करके आगे चल सकते हैं। दैट्स द बेसिस ऑफ इट, कि डायबिटीज शुगर का नाम नहीं है, इसीलिए मेंटल हेल्थ एसोसिएटेड विद डायबिटीज में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आप डिप्रेस होते हो या फिर आप डिप्रेशन होता है, इनका इनडायरेक्टली इफेक्ट आपका शुगर पे होता है और शुगर का इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे होता है, मेंटल हेल्थ का शुगर, सो इट्स अ विशियस साइकिल। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सर मेरा अगला क्वेश्चन डॉक्टर इब्रार मैं आपसे करूंगी। सर आप प्लीज बताइए कि डायबिटीज डिस्ट्रेस की अलामात क्या है और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये मरीज एक डायबिटीज डिस्ट्रेस का शिकार है। थैंक यू हमारा। बेसिकली डायबिटीज़, जैसे डॉक्टर अब्बास ने भी कहा कि ये ट्रू प्रोंग्ड चीज़ है डायबिटीज़ डिस्ट्रेस का। यानी एक तो आपका डायबिटीज़ का जो बर्डन है वो आपके जहन पे होता है, और फिर आपका जो इर्द गिर्द का जो माशरा है वो चीज़ तंग कर रही होती है, तो बंदा उस चीज़ में फंस सा जाता है। तो जैसे जैसे वो डायबिटीज़ का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो वो उसमें फंसता चला जाता है। जैसे अगर आप हम ये देख रहे हैं कि भाई उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिन ब दिन ज़्यादा होती जाती है, तो जब वो फ्रस्ट्रेशन उसकी ज़्यादा जो तो एंशियस होता है, जब एंजाइटी की तरफ आया तो वो इरिटेबल हो जाता है, और फिर उसके मूड्स के स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, और ये मुख्तलिफ चीज़ें वो करना शुरू हो जाती है। एक तो ये उसकी जो इमोशनली वो चीज़ों को लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। फिर उसके ऊपर जहन पे दबाव आता है, क्योंकि वो जो जहनी दबाव होता है उसको वो लेके चलना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो डायबिटीज़ का जो अपना ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट कई किस्म की होती है, तो बंदा जो होता है वो उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसकी वो डिजीज़ का जो प्रोसेस, उसके ऊपर जो उसकी जो बाज़ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाज़ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और वो इसी का शिकार होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें इनके अंदर हैं, जैसे इमोशनल हो गया है, उसके मूड्स का हो गया है, उसके बर्डन ऑफ डिजीज़ का हो गया है, और उसके ये सब देखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए, और उसमें आपने अपना कुछ ना कुछ उसके लिए करना है कि वो मैनेजेबल हो जाए। जैसे आपकी टीम होनी चाहिए जो, और आप खुद इसमें वेल वर्स्ड तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट तो वेल वर्स इतना साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, लेकिन कुछ
टाइम दे इस एस्पेक्ट को बेहतर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर फवाद, अगला सवाल मैं आपसे करूंगी। आप हमें बताइए कि डायबिटीज डिस्ट्रेस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्यों ऐसी चीजें आ जाती हैं डायबिटीज में? थैंक यू। हमारा जिस तरह बास भाई ने कहा कि आपने स्टेज को सेट कर दिया और दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ बाय डॉक्टर अबरार। तो बेसिकली रिस्क फैक्टर्स वैसे तो काफी नॉमरस आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलेंगे जो उनके रिस्क फैक्टर्स होंगे, लेकिन बेसिकली वो सारे रिस्क फैक्टर जो डायबिटीज डेवलप होने के हैं उसको अगर आप कोरिलेट करो तो मल्टीपल रिस्क फैक्टर जो कि आइडेंटिफाइड हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि नॉन आइडेंटिफाइड हैं। जिस तरह अबरार ने कहा, आपको यू हैव टू सी बियॉन्ड द डिजीज। तो जो जो बाय डिफॉल्ट ये जो रेफरेंस किस्म के जो आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल भी जाएंगे, उसमें कुछ चीजें रिसर्च से साबित हुई हैं, लाइक यंगर एज ग्रुप फॉर ऑब्वियस रीजंस, बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ ज्यादा डिस्ट्रेस एसोसिएटेड होता है, इतनी बड़ी बीमारी का एक स्टिग्मा अटैच हुआ हुआ है बहुत यंग एज में, दे आर नॉट यूज्ड टू इट। तो यंगर एज ग्रुप इज बहुत नोटोरियस और बहुत रिकग्नाइज रिस्क फैक्टर है। अलॉन्ग विद इट फीमेल जेंडर के बारे में कहा जाता है एज कम्पेयर टू मेल जेंडर। हालांकि इसके बारे में काफी ज्यादा बहस हो सकती है, लेकिन फीमेल जेंडर्स बाय डिफॉल्ट लिटरेचर कहती है कि ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर है एज कम्पेयर टू मेल जेंडर। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर बास ने कहा था कि जब शुगर कंट्रोल करना एक एस्पेक्ट है ना, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है डिस्पाइट मेटिकुलस एफर्ट्स, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ डायबिटीज। इसलिए ये तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन हर एक को पता है, एक लेमैन आदमी को पता है शुगर, ये तो अब काफी हद तक ओरिएंटेशन से पता है कि हमारी शुगर इस तरह होनी चाहिए। और जब एफर्ट करने के बाद भी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। ये विशियस सर्कल को और मजीद खराब कर देता है और इसके साथ आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में जा सकते हैं, जो साइकोलॉजिकली आप ज्यादा बेहतर तौर पे बाद में डिस्कस होगा। और आखिरी जो बहुत जरूरी है वो है कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको आज पता चलता है कि शुगर कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही, और आप टेस्ट करवा के और फॉलो अप के ऊपर आ गए हो और आपका डॉक्टर आपसे कहता है अब आपके गुर्दे इफेक्ट होना शुरू हो गए या आंखों के पर्दा सर इफेक्ट हो रहा है, तो ये चीज आपको डायरेक्टली हिट करती है। कि डायबिटीज तो चलो एक बहुत कॉमन बीमारी है, मेरे साथ वाले बंदे को तो कुछ भी नहीं हुआ, वो 20 साल से शुगर है, मुझे भी 5 साल से हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मल्टीपल ऐसे भी हैं कभी अनहेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल में एनलाइटमेंट ने की हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। लाइक मेरी नॉलेज में भी बहुत इजाफा हो रहा है, और दूसरा ये चीज मैं कोरिलेट भी कर पा रही हूँ जो आप बता रहे हैं ना, कि पेशेंट आके बताता है कि उसको जब हम कहते हैं आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, वो उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वी कैन इमेजिन कि वो किस फेज में से गुजरता होगा, तो वो बहुत उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है ये वाली चीज। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर समीरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी। मैडम, आप हमें बताइए कि डायबिटीज डिस्ट्रेस किस तरह के बारे में तो बहुत नाम सुना हुआ है, तो ये उससे किस तरह से मुख्तलिफ है, इसके बारे में हमें गाइड करें एक प्लीज। मिनट, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्योंकि आपकी ब्रेक हो गई थी वॉइस। आपका मैडम, क्वेश्चन मैं रिपीट क्वेश्चन कीजिए। रिपीट करती हूँ। डायबिटीज डिस्ट्रेस किस तरह से दूसरे नफ्सियाती मसाइल जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जिसके आम तौर पर लोग नाम सुनते हैं, उनसे ये किस तरह से मुख्तलिफ है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हमारा। अभी बहुत से मेरे जितने भी माशा जितने रिस्पेक्टेबल कलीग्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस पर सबने बताया कि क्या चीज़ होती है डायबिटीज डिस्ट्रेस। सबसे पहली बात तो है कि डायबिटीज डिस्ट्रेस जब होता है तो जैसे ही डायग्नोसिस बनता है, जब तशखीस होती है, तो उसमें कुछ जज्बाती आपको रद्द अमल आते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया कि या तो पहले इंसान मानता नहीं है, आप इधर उधर भागते हैं, बाज़ दफ़ा हम फेथ हीलर्स के पास भी चले जाते हैं, कोई दम दरूद करा लें, शायद गलती से हो गया, दोबारा टेस्ट करा लें। सबसे बड़ा ये कि अगर डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करना, उसके बाद खौफ पैदा होता है, अब कैसे करेंगे, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, इसको कैसे मैनेज करेंगे। हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से ऐसा हो गया, गिल्ट आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन पे बात हो गई। ये डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से कैसे डिफरेंट है? तो डिप्रेशन के लिए जो हमें होता है उसके देखें, उसको जब तशखीस की जाती है तो उसके लिए हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं जिनका होना ज़रूरी है और ख़ास मुद्दत के लिए। मसलन कम से कम 2 हफ्तों के लिए या उससे ज़्यादा के लिए आपकी तबीयत में उदासी हो, मायूसी हो, किसी काम में दिलचस्पी ना पैदा हो रही हो, आप बिला वजह उदास रहते हो, चिड़चिड़ा, वहाँ पर भी आपका और दूसरे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपकी भूख प्यास, आपका सोना, ये सब मुतासर होता है उसके साथ। ठीक है, इसी के साथ साथ आप चीज़ों के डिप्रेशन में आप मायूसी का शिकार होंगे, वर्थलेसनेस है, कभी कभी सुसाइडल थाट्स आ जाती हैं। इसी तरह से जब हम एंग्जाइटी की बात करते हैं, एंग्जाइटी की एक लंबी लिस्ट है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके बॉडी में कोई भी सिम्टम पैदा हो जाते हैं। अब उसका भी क्राइटेरिया ये होता है कि उसमें डिफरेंट है। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए ज़रूरी है कि वो अलामात जो पैदा हो रही हैं, जिसमें हमें हर वक्त खौफ फिक्र लगी रहती है किसी से किसी चीज़ के बारे में, वो कम से कम 6 माह के लिए हो। या फिर हमें बहुत शिद्दत से एंग्जाइटी आती है, पैनिक अटैक होता है, इसमें हमें लगता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है या हम बचेंगे नहीं या हमें कोई दिल का मसला हो गया। ये भी एक और
एंग्जाइटी की एक फॉर्म है, उसका भी ये ज़रूरी है कि जब वो हो रहा हो कम से कम 1 माह के लिए वो अलामात हों, और या वक़्फ़े जिस दौरान जब वक़्फ़ा पड़ता है शिद्दत में, तो आपको फ़िक्र लगी रहे कि मुझे दोबारा अटैक ना हो जाए। इसी तरह कुछ सोशल गैदरिंग में होता है, उसे हम सोशल एंग्जाइटी कहते हैं। डायबिटीज़ डिस्ट्रेस में क्या होता है कि एक तो उसकी शिद्दत उतनी नहीं होती जितनी कि डिप्रेशन की होगी, एंग्जाइटी की, ये ज़रा उससे कम शिद्दत के अलामात होंगी, लेकिन ये उतनी ही अहम है जितनी कि डिप्रेशन है। क्यों? अगर हम स्ट्रेस किसी भी वजह से हो रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये खुदा ना ख़ास्ता डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस तरह से। तो इससे सबसे बड़ी बात है कि ये जब तशख़ीस होती है उसी वक़्त आते हैं, जब उसे मैनेज कर रहे हैं तब ये डिस्ट्रेस आता है, वो अलामात आनी शुरू होती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इंसान जो भी इसका शिकार होते हैं, वो फिर अपनी अगर डिस्ट्रेस में हैं, तो वो अपनी दवाइयों का ख़्याल नहीं रख पाते और सही तरह ले नहीं पाते। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। जी मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप हमारे सुनने वालों को भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी जो आपने अभी जिक्र किया, इनके बारे में इनको अलग-अलग से समझने में आसानी हो गई होगी। मिस अनम, मैं अगला सवाल आपसे करूंगी। आप ये बताइए कि डायबिटीज डिस्ट्रेस अभी हमारे सब पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये क्या है, इसकी अलामात क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स और बाकी सब चीजें जो बताई गई हैं, आप बताइए कि इसका असर जो है वो मुख्तलिफ उम्र के लोगों में क्या डिफरेंट आता है? लाइक जैसे बच्चे हैं, नौ उम्र है, लाइक प्यूबर्टी में, या मिडिल एज, बूढ़ों में, क्या इसके असरात अलग-अलग हैं या सब एक ही फीलिंग्स रखते हैं? इसके बारे में आप हमें बताइए कि वो क्या तजुर्बा होता है उनको। थैंक यू डॉक्टर हमारा। एंड जैसे कि हमारे सारे सीनियर डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, तो द स्टेज इज सेट। एंड कमिंग क्विकली टू माय क्वेश्चन, सो बिल्कुल ऐसा है कि अलामात कुड बी डिफरेंट इन अ वे कि वो हर फेज ऑफ लाइफ में आप कुछ डिफरेंट तरीके से अपने टैंट्रम्स शो कर रहे होते हैं, जैसे बच्चा अपनी चीज़ों को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एंड ऑल्सो द फियर फैक्टर इज डिफरेंट। सो अगर एक छोटे बच्चे को हुआ है तो उसका शायद ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर इस वजह से होगा कि मुझे रोज़ इंसुलिन लगानी है, या पेरेंट्स मना कर रहे हैं कोई मीठी चीज़ खाने से, या जो नॉर्मल चीज़ें बच्चे कर रहे होते हैं अमूमन, दे गेट डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट। एंड ऑल्सो द स्कूल एनवायरनमेंट, इफ इट इज़ सेफ और नॉट, वहाँ पे उनको किस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं फेस हो रही। एंड मैंने ये देखा है कि जब बच्चे डायग्नोज होते हैं तो इट्स नॉट ओनली द बच्चा, बट कमिंग बैक टू डॉक्टर अब्बास पॉइंट, कि वो आसपास पेरेंट्स, वो कुछ केयर गिवर्स होते हैं जो कई महीनों रात को सो नहीं सकते इस फियर से कि बच्चे की रात में ग्लूकोज लेवल लो ना हो जाए, वो बेहोश ना हो जाए, थिंग्स लाइक दैट। सिमिलरली जब हम टीन एज में आते हैं तो यू नो कि अब अगर आपको डायबिटीज है या नहीं है, दैट्स अ टाइम व्हेन यू वांट टू गेट इंडिपेंडेंट। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यू वांट सम थिंग्स प्राइवेट टू यू। तो वो बच्चे जो इस एज में डायग्नोज हो रहे होते हैं, अक्सर उनका ये होता है कि वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वी डोंट वांट टू शेयर विद अदर्स कि क्या हो गया है, क्यों हो गया है। एक्सेप्टेंस रेट थोड़ा डिक्रीज होता है। एंड अगेन इन यंग एडल्ट्स there are some other issues, like they have to get familiar to their workplace, उनके साथ वहाँ पे different चीजें हो रही होती हैं। तो each life phase has some other different kinds of stress levels। and living with the type 1, I know that there are around 180 to 300 extra decisions that I have to take to manage my condition। तो जब आपको इतने सारे extra decisions लेने हैं तो it's very ऑब्वियस कि किसी ना किसी टाइम पे आप वो बर्नआउट फेज में जरूर जाएंगे। बट एज डॉक्टर सुमीरा मेंशन्ड कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम डिप्रेशन एंड मोर अबाउट एक्सेप्टेंस एंड हाउ टू डील विद इट। तो यू कैन केटर इट अगर सही टाइम पे डिटेक्ट हो जाए। सही सही। इसका मतलब ये हुआ आप कि हर उम्र के लोगों में इसका तजुर्बा डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। बच्चों में कुछ और होगा, बूढ़े इसको कोई उसी और तरह से फील करेंगे। और खास तौर पे जो हमने भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में या हॉस्पिटल्स में देखते हैं, वो ये कि जो प्यूबर्टी वाला एक फेज होता है उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखी गई है लोग बच्चों को। इवन करंटली भी मैं कुछ बच्चे देख रही हूँ जो टाइप 1 के साथ आते हैं हमारे पास, वो लाइक दे आर सीरियसली, दे आर डिफिकल्ट टू मैनेज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। खुद से भी नहीं समझ आती कि उनको हम किस तरीके से समझाएं, या कुछ एक चीज, एक बच्चे को हम एक चीज मना कर रहे हैं कि आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, जबकि उसके साथ वाले ही उसके पीयर जो है, उसके सिबलिंग्स, उसके कजन, उसके क्लास फेलोज, वो सब चीजें वो खा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रेस होता है उन लोगों के लिए। थैंक यू डॉक्टर मिस अनम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। डॉक्टर अब्बास, अब मैं अगला सवाल आपसे करूंगी। जैसे कि अभी हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स में देखा कि डिफरेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं, इस तरह से एक और पर्टिकुलर ग्रुप है, अगर मैं बात करूं हामला खवातीन की, उनके ऊपर भी एक और तरह का इफेक्ट आता है जब
जिनको शुगर पहले से हुई हो या जिनको शुगर हमल के दौरान हो जाती है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रेस होता है कि हमारे आने वाले बच्चे के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा या हमारी अपनी हेल्थ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं, लाइक अगर एक पेशेंट जो है पहले से ही डायबिटीज 1 या 2 का शिकार है, जो उसकी इस दवाजी जिंदगी का पर, उसकी फर्टिलिटी पर, या ये बहुत लोग सोचते हैं कि ये विरासती बीमारी है, आगे बच्चों में चली जाएगी, इस हवाले से जो मिथ्स पाई जाती हैं उनके बारे में आप हमें बताइए कि ये किस तरह से असरअंदाज होती है डायबिटीज डिस्ट्रेस। थैंक यू हमारा अगेन। आई थिंक द जो प्रोग्राम का फ्लो है उसको you're keeping it very much alive and to the point, and आई थिंक जो आपने नेक्स्ट सवाल किया है इसमें मैं फिर इसकी कंटिन्यूटी में यही कहूंगा कि देखिए डायबिटीज इन आवर सोसाइटी इज नोन एज शुगर। शुगर के साथ जब आपकी शुगर बढ़ती है तो आप ये भूल जाते हो कि इसका बाकी इम्पैक्ट कितना होता है। अब अगर ड्यूरिंग आप किसी भी स्पेशल कंडीशन में आप बीमार हो, आपको बुखार है, आपको अगेन इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन, बीमारी के अलावा जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होता है, किसी स्ट्रेस में हो, आप प्रेग्नेंट हो, ये सारी वो चीजें हैं जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और स्ट्रेस लेवल ये मैं इससे पहले एक क्लैरिटी दे दूं, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे ये स्ट्रेस हुआ इसकी वजह से डायबिटीज हो गई। इसका जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो गई। स्ट्रेस आपकी डायबिटीज को एक्सपोज कर देता है, यानी कि अगर आपको होनी थी डायबिटीज तो कोई स्ट्रेस हुआ तो आपको एक्सपोज कर दिया। इसी तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपकी बॉडी ओवरऑल स्ट्रेस में होती है, यानी कि उसकी वजह से शुगर बढ़ती है। जब शुगर बढ़ती है तो किसी भी मदर के लिए जब ये कहा जाएगा कि तुम्हारी शुगर बढ़ी है और इसका बुरा असर आपके बेबी पे पड़ेगा, वो इन इटसेल्फ इज अ बिग स्ट्रेस। तो ये सब चीजें 2 जमा 2 मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, बाज़ दफा 2 जमा 2 4 नहीं होता, बाज़ दफा 2 जमा 2 22 बन जाता है। इसी तरीके से if you put 2 and 2 together they become 22। so मेरे ख्याल में जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप अगर इसमें किसी तरीके से इम्पोर्टेंस को जरूर उजागर करो, लेकिन जो उसका स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए उसके वे आउट भी जरूर। सिर्फ डराने से बाज़ दफा काम नहीं चलता, डरा समझाने के बाद, बताने के बाद उसका वे आउट भी बताना पड़े। मेरे अपने एक्सपीरियंस में ऑनेस्टली किसी की भी डायबिटीज को ट्रीट करने का बेस्ट टाइम होता है जब, स्पेशली इन वुमेन व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, बिकॉज उनको सिर्फ अपने से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र होती है। दे रियली टेक केयर ऑफ देमसेल्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्सेप्ट फॉर देयर सम एक्सेप्शन टू इट। तो ये सारी चीजें आपकी चीजों पर एनी स्ट्रेस which will make your which stress level which will make your diabetes go worse, you need to treat it accordingly। और इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी जब आपकी शुगर ज्यादा हो, और मैं फिर कहूंगा मैं इसमें लिमिट नहीं करूंगा, बुखार की सूरत में, बीमारी की सूरत में, कोई मैं इमीडिएट ट्रेजिक की सूरत में, कोई सोशल डिजास्टर की सूरत में, कोई नेशन वाइड डिजास्टर की सूरत में आपकी शुगर का कंट्रोल खराब होता है। एंड नाउ with all the techniques and all the medications and all the gadgets which are available, these are manageable। तो always मेरा एक बहुत तो ये है कि डराने की बजाय ऑलवेज गिव देम द रियलिटी चेक एंड गिव देम सोल्यूशन। क्योंकि जब तक आप सोल्यूशन नहीं दोगे, जब तक आप इसकी प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते, जब तक आप इसको ये नहीं कह सकते कि जी आपने अब इसको हम इस तरह लेके चलना है। सो अगेन treatment is bit dependent on patient awareness and ways to know how they can be treated। थैंक यू सर, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि अवेयरनेस इज नेसेसरी। जब तक लोगों को इस चीज का पता नहीं होगा उस वक्त तक वो ट्रीटमेंट भी नहीं लेंगे इसकी। थैंक यू सो मच सर। सर डॉक्टर अबरार, अब मैं आपसे अगला सवाल करूंगी। डायबिटीज डिस्ट्रेस शुगर के मरीज की जो ओवरऑल लाइफ है, ओवरऑल तर्ज जिंदगी है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालती है? लाइक उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी फूड इनसिक्योरिटीज, ट्रीटमेंट एडहेरेंस, उनकी कॉस्ट, ग्लाइसेमिक कंट्रोल पर इसका क्या इफेक्ट आता है? देखिए, थैंक यू। ये जो चीज़ है जो अभी भी डॉक्टर अब्बास ने प्रेगनेंसी और उसके बाद की, आगे चल के ये कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आप दोनों को चीज़ों को देखें कि डायबिटीज़ और डिस्ट्रेस, अगर इन दोनों को मिलाएं तो डिस्ट्रेस का मतलब ही क्वालिटी ऑफ लाइफ का नीचे गिरना। अब हमारी क्या वो है इसमें इम्पोर्टेंस कि हम इस चीज़ को कि वो जिंदगी की दोबारा रवा दवा हो जाए, वो बंदा उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, उस चीज़ में मॉडिफिकेशन लाए, उस चीज़ को खुद से फेस करे। हमारा रोल इधर तक बनता है। उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें कई चीज़ों का आजकल हम लोग हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस चीज़ के लिए।
कि आपके जब पेशेंट आप तक पहुंचता है तो वो बहुत देर से आता है, उसके लिए रुकावटें होती हैं। तो आपने उन रुकावटों को भरपूर तरीके से एक एक करके ऊपर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप तक एक पेशेंट पहुंचता नहीं है, टाइम पे नहीं आता, उसकी शुगर की लेवल डिस्टर्ब होता है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिक्रीज होगी होगी, लेकिन वो हम तक कैसे नहीं पहुंच जाएगा? तो उसके लिए हमें रास्ता ढूंढना है। मुख्तलिफ टूल्स हैं आजकल बने हुए हैं, NGOs भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी काम हो रहा है, इंडिविजुअली भी लोग लगे हुए हैं। तो सब लोग मिलके अगर उस चीज़ को टेक केयर कर एक यूनिफॉर्म किस्म का चीज़ बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को बेहतर करें, उसकी इंगेजमेंट आपके साथ बेहतर हो जाए, उसकी जो वर्क मेडिसिन की जो टोनिंग करना, उसको चेंज करना, उसको बेहतर करना, उसको चेंज वो उसमें आप उसको उसकी रसाई दें अपने तक, और टाइम टाइम पे उसकी चीज़ों को बेहतर करें। इन सब को अगर वो करें कि भाई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, आपके तक रसाई का इम्प्लीकेशन, आपकी डिजीज का बर्डन, और हाँ सोशली आप एक इल्यूफ हो जाते हैं, आप समझते हैं कि बस मैं डायबिटिक हो गया हूं, अब मैं तो ये जब जो ये इल्यूफनेस है, उसकी फैमिली को भी इसको देखना चाहिए, और उसके जो फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त अहबाब, उनको भी समझाना पड़ता है। लेकिन हम इस चीज़ में लैग बिहाइंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इफेक्ट कर रही है, जिसकी ज़रूरत डॉक्टर अब्बास को महसूस हुई अपने लेवल पे जब उससे फीस का वो कर। तो अब इसलिए हम पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत ज़्यादातर इस चीज़ को उजागर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पेशेंट्स जो हमारे डायबिटिक्स हैं, ये इस चीज़ को फेस करें, तो अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाएं, और हमारी जितनी हेल्प इनके साथ हो सकती है एट डिफरेंट लेवल्स वो हम कर सके। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर फवाद, आपसे मेरा अगला सवाल है। सर आप बताइए कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या डॉक्टर्स डायबिटीज डिस्ट्रेस को किस तरह से तशखीस कर सकते हैं, वो आप हमें गाइड करें। इसका सवाल का जवाब बड़ा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसके रूट लर्निंग के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो उसमें बाज भाई वाली बात, जो ये जिस वजह से हम ये की है वो फौत हो जाएगी। थोड़ा सा एम्पैथी जरूर बेटा एंटर करना चाहिए अपने अंदर, इसलिए कि स्केल्स बहुत हैं, जो बहुत मशहूर स्केल्स हैं, हर एक को मिल भी जाएंगे, और उसका एप्स भी हैं, डायबिटीज डिस्ट्रेस स्कोर है, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, और एक पेड स्केल्स भी हैं, और मल्टीपल स्केल्स हैं, आपको हर जगह ऐप्स में मिल जाएंगे। मेरा सिर्फ पॉइंट इन स्केल्स के साथ ये है कि इनके मुख्तलिफ नंबर्स हैं, उसके डिटेल में जाना इस फोरम पे मुनासिब नहीं होगा। सो कुछ स्कोर है, मोर देन 4 हो जाए या 2 से कम हो जाए, तो आप ये असेस तो कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ दी स्केल्स कि इंसान डायबिटीज डिस्ट्रेस के अंदर इस वक्त जूझ रहा है कि नहीं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये सब चीजें अमेलगमेट करनी चाहिए। इस तरह बरार ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर पेशेंट आपके साथ आ रहे हैं, दो पेशेंट्स हैं, एक पेशेंट कंट्रोल्ड है, एक पेशेंट अनकंट्रोल्ड है, तो जो उसके अवामिल है ना उसके इर्द गिर्द, स्केल्स को तो इम्प्लीमेंट बिल्कुल आप करें। आपको रेफरेंस भी मिलेगा, और आप बड़े आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं इन एवरी फोरम के इस पेशेंट को डायबिटीज डिस्ट्रेस है, या जिस तरह प्रोफेसर समीरा ने कहा कि डायबिटीज के साथ एंजाइटी होगी है कि नहीं। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। जस्ट डोंट मेयरली आप ना फ्लैट फेस के साथ होता क्या है सिर्फ इससे कि स्कोल्स और स्केल्स और सब चीजों के रिस्क फैक्टर्स वाले जितने भी स्टिग्मेटा है हमारे किसी भी मेडिसिन प्रोफेशन में, हम उसको लेबल कर देते हैं, आपका ये रिस्क फैक्टर है या ये स्केल है तो आप ये। जस्ट बी एम्पैथेटिक, थिंक बियॉन्ड द स्केल्स। लेकिन स्केल्स डेफिनेटली अवेलेबल है जस्ट टू गाइड यू। इस स्केल्स के बुनियाद पर यू डोंट हैव टू क्रिएट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट या ट्रीटमेंट कि अब आपको ये हो गया, अब आप ये ले लें, या एंटी डिप्रेसेंट पे आ जाए, या कुछ आ जाए। वो आगे आपके डॉक्टर समीरा ज्यादा बेहतर गाइड कर पाएंगे। लेकिन स्केल्स के अलावा सिर्फ मेरा एक मैसेज है, बी आप उससे कम्युनिकेट करें, उनसे रीजंस मालूम कर सकते हैं आप स्केल्स के हिसाब से। हाँ, स्केल इसलिए भी बहुत अच्छा हो सकता है कि आप एक टाइम 0 पे स्केल एप्लीकेबल करें, फिर आप इंटरवीन करें, उसके बाद स्केल को दोबारा लगाएं। अगर उसका स्कोर कम होता है, नाउ यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अगर नहीं हो रहा तो आप उस चीज के रीजंस मालूम करें कि व्हाई द पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग। तो ये मेरा एक मैसेज है। जज़ाकल्लाह। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक और चीज इसी सवाल के कॉन्टेक्स्ट में, एक और चीज मैं याद दहानी कराती चलूँ फॉर डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, AKODD एक वैलिडेटेड टूल है टू असेस द अवेयरनेस एंड नॉलेज रिगार्डिंग डायबिटीज डिस्ट्रेस। ये इनबॉक्स उसमें क्वेश्चन आंसर बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, प्लीज उसको खोलें और उसको फॉर्म को फिल करें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर समीरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी। मैडम प्लीज हमें बताएं कि फैमिली मेंबर्स डायबिटीज डिस्ट्रेस के जो हैं या केयर गिवर्स हैं, वो किस तरह मरीज में डायबिटीज डिस्ट्रेस की अलामात को पहचान सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज हमें गाइड करें रिगार्डिंग दिस।
थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए जब भी डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ डिस्ट्रेस क्यों आ रहा है, उसमें जो सबसे एक अलामत होती है कि इंसान अपने आप को तन्हा महसूस करता है। अगर उनके साथ उनके घर वाले ताउन करेंगे और आप उनको जब, जैसे अभी बहुत अच्छी बात डॉक्टर फवाद ने की कि आपने उनसे एम्पैथेटिक लिसनिंग करनी है, उनकी बात को समझना है, उनको उनको सुनना है और उनको समझना है कि हमें आपकी बात समझ आ रही है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग करें ताकि उनको पता लगे आप उनकी बात को समझ रहे हैं। इसी तरह जब घर वालों को शामिल किया जाएगा उनके इलाज में, तो उनसे पूछें कि वो क्या समझ रहे हैं। उनको शामिल इसलिए रखिए कि कल को मरीज़ जब डिस्ट्रेस में जाता है तो देखिए उसकी एक अलामत ये भी आती है कि वो अपनी दवाई को रेगुलरली या पाबंदी से नहीं लेते। ये एक उसका साइन है। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो डिस्ट्रेस का शिकार हो रहा है। वो बार-बार वो बार-बार अपना शुगर लेवल भी चेक नहीं करते, ये भी एक अलामत है। घर वालों को अगर आप शामिल करेंगी तो उनकी मर्ज़ी से, पेशेंट से पूछ लीजिए कि आप किसको शामिल करना चाहेंगे, कौन वो करे, बल्कि सारे घर वालों को गाइड करें ताकि उनको हेल्प कर सकें। लेकिन ये टू मच होगा तो भी प्रॉब्लम बन जाती है। या अगर कोई घर वालों में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होते हैं, तो मरीज़ उससे भी चिढ़ जाते हैं कि हमें बार-बार क्यों चेक किया जा रहा है। बच्चे परेशान होते हैं और ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल होती है जिसमें जिसको एडोलेसेंट बोलते हैं, वो इस चीज़ से बार-बार चेकिंग से परेशान होते हैं। तो हमें लोगों का बताना ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे को तशख़ीस हुई है या किसी भी घर के फ़र्द को, तो ये तो वो टाइम है जिसमें इंसान उसमें जाता ही जाता है डिस्ट्रेस में। किसी को भी, क्योंकि उसके उस बीमारी के साथ एडजस्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। उसको मानना ज़हनी तौर पे कि मैं बीमारी हो चुकी है और अब मुझे इसका इलाज कैसे करना है, उसकी पाबंदी कैसे करनी है, और सबसे ज़्यादा ये फ़ियर रहता है कि कहीं मुझे फिर हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाऊँ, कहीं मेरा शुगर लेवल बढ़ ना जाए। ये तमाम चीज़ें बहुत अहम होती हैं। दूसरी बात, जब हम मरीज़ के बारे में बात करते हैं तो उनको बताया करें कि जब हम, ये नहीं होता कि आज आपकी शुगर पूछें, घर वालों से कहेंगे इसकी शुगर बहुत बुरी है, बहुत अच्छी है या बहुत, हमें इस तरह से नहीं उसको करना। हम उनसे बल्कि कहेंगे लो है या हाई है। क्योंकि अगर वो हम एक डिग्री लगाते हैं, इसमें अच्छाई और बुराई का ले आते हैं, तो मरीज़ ये समझता है कि शायद मेरे से कोई गलती हो रही है, मेरे अंदर कुछ तरह की चीज़ आ रही है, तो उनको अपनी गुफ्तगू को भी उस पे नज़र रखनी पड़ा करेगी। तो मेरे ये अलामात जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए, उन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी मदद करें कि उनको याद दहानी करा दें कि आपने कब अपनी दवाई इस्तेमाल करनी है, आपने कब अपना उसका शुगर का टेस्ट करना है, ताकि वो परेशान ना हो। ये आपस में बैठ के डील किया जाएगा कि इस पे पेशेंट को पहले से काउंसल करें, दोनों को एजुकेट करें, फैमिली को भी और पेशेंट को भी, ताकि वो ये समझ सकें कि हमारे पे कोई पाबंदी नहीं लग रही है, हम पे कोई चेक नहीं है, बल्कि हम एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं इसमें, और उस तरह से उनकी सपोर्ट उनको मिल रही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैडम, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। मिस अनम, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप प्लीज बताएं कि डायबिटीज एजुकेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम ये किस तरह से डायबिटीज डिस्ट्रेस के मरीज को हेल्प करते हैं। प्लीज गाइड अस। This is a very important question, और बिल्कुल डायबिटीज एजुकेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे पास पाकिस्तान में वी हैव डेवलप्ड स्ट्रक्चर्ड करिकुलम फॉर टाइप 1 एजुकेशन एज वेल। सो एजुकेशन, एक छोटा सा कोट है कि एजुकेशन रिप्लेस फियर विद नॉलेज। डायबिटीज इज अ 24/7 कंडीशन। मुझे कोई ब्रेक नहीं मिलनी कि आज है कल नहीं है, या सुबह मुझे उठ के मैं कहूँ कि अच्छा 2 घंटे बाद स्टार्ट होना। इट्स एवरीडे थिंग, और मुझे सुबह शाम वो सारी चीज़ें करनी है विच आर कमिंग विद दिस कंडीशन। सो उसमें अगर मेरे पास एजुकेशन है रिगार्डिंग द कंडीशन, इफ़ आई नो हाउ माई बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट, मैं क्या खाऊंगी तो क्या होगा, अगर मैंने अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, व्हाट डोजिंग आई नीड, ऑफ कोर्स दैट कम्स विद द डायबिटीज केयर टीम। लेकिन आप जितना अपने टाइप 1 पेशेंट को एम्पावर करते हैं, उसको जितना एजुकेट करते हैं, उसके लिए वो डे टू डे डिसीजंस लेना आसान होता है, एंड दैट ब्रिंग्स इन द कॉन्फिडेंस लेवल, इट गिव्स देम फ्लेक्सिबिलिटी, दे मेक देम मोर प्रोडक्टिव इन द लाइफ। सो that insulin adjustment, carb counting, high lows का solution, and then the structured education is very important to deal all these things। और उसके साथ साथ peer support का एक बहुत बड़ा impact है इसके अंदर, which not only helps in diabetes distress management but also in education level, because बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आपको नेट पे रिसर्च करके या बात करके ना समझ में आ रही हो, लेकिन जब आप अपने peers से मिलते हैं and you learn कि वो अपनी different चीज़ों को कैसे डील कर रहे हैं, या some प्रो टिप्स जो कि आपको समझ में आती है उनसे बात करके, लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्राइव करने से पहले वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आपने ग्लूकोज चेक करनी है। यू कैन ड्राइव, लेकिन चेक करके व्हाट थिंग्स यू शुड हैव व्हाइल यू आर ड्राइविंग, कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने, आपने इंसुलिन कैसे कैरी करनी है, गर्मी में क्या करना है, फ्रीज होगी तो भी खराब है। सो
छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, शादी पे जाना है, लेट हो जाएगी, इंसुलिन लगानी तो इतने बजे, हाउ टू मैनेज दैट। तो ये वाली चीजें सारी जो हैं वो उस लिव्ड एक्सपीरियंस से बातचीत करके काफी सारी समझ में आती है। एंड देन ऑल्सो जो गुड डायबिटीज एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर इस इमोशनल एस्पेक्ट को, डे टू डे लाइफ पैटर्न्स को भी ऐड ऑन किया जाता है, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर डीलिंग विद दिस होल फिनोमेना। थैंक यू सो मच मिस अनम। डॉक्टर अब्बास, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूंगी। डायबिटीज डिसीज को तशखीस करने के लिए डॉक्टर्स कौन कौन से स्क्रीनिंग टूल्स यूज कर सकते हैं? लाइक हमने कुछ नाम सुने हैं, जैसे DD17 है, पेड है, जौहरी विंडो है, इनके बारे में जरा हमें थोड़ा सा ब्रीफली बताइए, देखो क्योंकि आपने पहले तो मैं गाइडलाइंस भी जौहरी, बनाई है। थैंक यू। सो हमारा ये मैंने दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइंड, सो मैं तो इसमें आप मुझे 4 घंटे बुलवा लोगे तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें हैं, लेकिन लेट मी ट्राई टू समराइज व्हाटएवर। देखो पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ जौहरी विंडो के साथ, which is actually a very good tool to assess where you stand. Johari tool is not only used for diabetes distress, it's used for everything and anything that you can do. आपकी self awareness के बारे में होता है। And again, I would like all the listeners as well as the participants to go back and take a look at what Johari window actually does. It actually exposes yourself to actually what your personality looks like from outside and from inside, and what you know about yourself and what other people know about yourself. So that's one thing that I would strongly recommend. But if you look at different scales, PAD 1 हो गया, PAD 5 हो गया, there's a whole list of it. मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, देयर इज अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हर डॉक्टर हर पेशेंट से वो 15 मिनट या 20 मिनट की एक पूरा रिसेस पहले करवाएगा, फिर रिसेस करेगा, वो करेगा, वो वी ट्राइड इट, इट हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। मैं तो ये ये कहूंगा कि जो इनका जो मुख्तलिफ स्केल्स आते हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन वैलिडेटेड, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम वन आस्किंग वन क्वेश्चन टू आस्किंग 20 क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन कि कितना टाइम आपने क्या देना है, हर का स्केल फर्क है। आइडियली हाँ बड़ा स्केल करना चाहिए, आपको पता चलता है पेशेंट किस में, but even if it paid one, which is could be done in less than 1 minute, if you ask a patient a simple question कि डायबिटीज आपको किस तरह अफेक्ट कर रही है, that opens up a whole conversation, whole a Pandora box for you to start exploring if there's a need. तो मैं आपसे ये कहूंगा to summarize, in the interest of the time, there are multiple ways, there is multiple time requirement. The only thing is you need to be aware of the fact that the patient could be suffering from diabetes stress, number one. Number one, you should be willing to at least spend 1 minute on a topic which could be affecting his diabetes significantly. वो कोई minus की बात नहीं है. It could be the reason why his A1C is 9.5 consistently. And if one question, how is diabetes affecting your, how is your stress affecting diabetes, and how stressed are you about diabetes, can give you the answer. No medication, no injection can give you, but a simple question. So again, be aware of it and be willing to it. And no matter which scale do you choose, depending on what time you have, even a single question can help you decide those screening as well as treatment of it. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इब्रार, मैं अगला सवाल आपसे करूंगी। आप हमें बताइए कि डायबिटीज डिस्ट्रेस के रिस्क को कम हम कैसे कर सकते हैं, और जो बिजी क्लिनिक्स खास तौर पे जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं उसमें ऐसे क्या इकदाम करें, ऐसे क्या लाएअमल इख्तियार करें कि इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकें, जहाँ पे आपको खुद भी अंदाजा हुआ कि टाइम और रिसोर्सेज क्लिनिक्स में काम होते हैं। थैंक So, यू। please. अभी आपको जो पिछला क्वेश्चन था उसी को कंटिन्यू करके बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर सर। अब्बास ने बहुत तरीके से कहा है कि भाई आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए और उससे आपको ओपन करें कन्वर्सेशन को। ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन इसका ये है कि हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल की थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछने का अंदाज कैसे होना चाहिए। हमारे इस तरह के हमारे सब बिजी लोग हैं, बहुत हर कोई चाहता है कि उन बिजी लोगों के पास ही जाए, तो बिजी लोगों एग्जैक्टली। के पास तो कम टाइम होता है, तो वो जब कम टाइम होगा तो उसमें वो कैसे उस पेशेंट का वो बात भी आपकी सुनेगा, किसी और की बात सुनेगा नहीं, चाहे आप कितने एजुकेटर बिठा दें, कितने साइकोलॉजिस्ट बिठा दें, लेकिन वो जब आपकी बात करें, आपका जो एम्पैथी होगी ना उसमें, जैसे डॉक्टर सुमेरा ने, डॉक्टर अब्बास ने थोड़ी देर पहले कहा, आपका एम्पैथी का जो क्वेश्चन होगा ना वो उस चीज को लीड करेगा और उसको
उससे दो चीजें आपने बातें सुननी है। अगर आपके पास टाइम कम है, डॉक्टर्स के पास सब बिजी हैं, उनके पास टाइम कम होता है। हम पेशेंट्स को कम टाइम, अगर हम प्रॉपर 15-20 मिनट दें तो ये बहुत मुश्किल होगा हर एक डॉक्टर को, कि एज हम जिस तरह काम करते हैं। तो एक एम्पैथेटिक होना चाहिए, एक आपका अपना, एक दो चीजें होती हैं कि आप उनसे 4 बातें सुने। जब तक आप पेशेंट की 4-5 बातें नहीं सुनेंगे तो आप उसका कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे। जब आप कॉन्फिडेंस ले लेते हैं और फिर बाकी स्टोरी आपके हाथ में होती है। तो सबसे पहले आपका एक जो स्कोरिंग का है उसमें अपने लिए अपना एक मॉडिफिकेशन करें, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ के खिलाफ लड़ना है, अगर आप इसके खिलाफ कुछ काम करना है, तो अपना एक क्राइटेरिया बना, अपना स्कोर जो मुख्तलिफ हैं उनमें से अपने लिए चूज करें। अपने पेशेंट से एक तरीके से बात करें, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होगा। पेशेंट आपको 2 मिनट में सब कुछ बता देगा। तीसरा, उनकी बातें सुन के उनके हल करने की कोशिश करें। आपका हल कैसे है? और अब हमारे पेशेंट्स होते हैं, बाज़ औक़ात हम अपने पेशेंट्स को व्हाट्सएप नंबर देते हैं, बाज़ को कुछ कर देते हैं, बाज़ हो जाता है। लेकिन जब वो अगली दफ़ा आते हैं, बहुत कंप्लेनेंट तरीके से आपके पास आते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप तो रिस्पॉन्स ही नहीं किया हमें, आप तो 3 दिन बाद हमें रिस्पॉन्ड। उनको ये पता नहीं कि डॉक्टर साहब के क्या हालात हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए। अगर आप इस लेवल पे बात कर रहे हैं तो आपके पास एक टीम वर्क होना चाहिए। आपके पास उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अपने इस चीज़ के खिलाफ काम कर सकें। अपने अंदाज बयान को बेहतर करें, अपने स्कोरिंग के क्राइटेरियाज को मॉडिफाई करके अपने लिए करें, अपनी पेशेंट की बात सुने। और जब आप सोचें कि भाई हर चीज़ आप नहीं मैनेज कर सकते, तो जिस जगह पे आपको पता चले कि इस टाइम किसी और साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, तो आप फौरन रेफरल करें। तो इसी तरीके से आप अपने पेशेंट्स को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। अपने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको अपना होमवर्क बेहतर करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट मीन्स कि टीम वर्क इज द की। सर, डॉक्टर फवाद, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी नेक्स्ट कि अगर हमारे पास ये स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल ना हो तो फिर हम अपने डॉक्टर्स और नर्सेज को किस तरह से ट्रेन करें? इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हमें बताइए। दोनों ये जो क्वेश्चन है आपको पता है ये ओवरलैप हो रहा है बाकी दोनों स्टूल से। और जो डॉक्टर ब्रास ने और डॉक्टर ब्रार ने कहा, मैं उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। देखिए, कोई एक सेट स्टेटमेंट नहीं है। आप अपनी तरह से बात कर सकती हैं मुझसे, मैं आपसे कर सकता हूँ, हम दोनों ही एक दूसरे की बेटरमेंट कर सकते हैं। तो फिक्स रूल नहीं है, डोंट स्क्रिप्ट द थिंग्स। आप बस जो इम्पोर्टेंट चीज है एम्पैथी है। और ऑब्वियसली जिस तरह बात कर रहे हैं कि जिस तरह अभी यह कहा गया कि 20 क्वेश्चंस भी आपको असेस करने में शायद कभी कभी कम लगे और एक भी काफी लगे, एंड वाइस वर्सा। तो उसके लिए आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए। हर मरीज एक सवाल के ऊपर मुख्तलिफ रिस्पॉन्ड करता है। ये वो बड़ी खूबसूरती वाली बात है कि आपको पता ही, हम मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं, हम दो कम्युनिकेशन के होते हैं ना, कि हिस्ट्री टेकिंग के अंदर आप ज्यादा बात करें, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल के लिए मरीज को बात करनी चाहिए। ये फोरम है कम्युनिकेशन का। तो यू कैन कम्युनिकेट देम। और उनको कम्युनिकेशन जब आप कर रहे होते हैं, उसके साथ आपके सेट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन देयर एजुकेशन स्टेटस, डिपेंडिंग अपॉन देयर जेंडर, एज। आप वैक्स और वेन और अपने आप को ग्रेजुएट कर सकते हैं अपने कौन से सवालों के साथ मरीज को देखना होता है। और इसमें जरूरी बात ये नहीं है, जो सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट हर जगह आपको देखने को मिलेगा, अब्बास भाई हो या अबरार हो, सब लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है। तो टाइम अगर कम हो तो वी कैन हैव दिस थिंग इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। लेकिन वो बात बड़ी अच्छी की अबरार ने, कि ये नहीं हो सकता हमारा कि मैं और आपके साथ बैठा हूँ, अगर आपको दिखाने आया मरीज, आपने डॉक्टर फवाद के पास से होकर आओ, वो आपके लिए उसने आया है, वो आपको उसके लिए पे किया है, तो आपसे ही सुनेगा। मैं जितना मर्जी उसको कह दूं, यू वॉन्ट बी सेटिस्फाइड। तो आपके पास एक ट्रिक पैटर्न होना चाहिए, किस इंसान से किस तरह स्टार्ट करना। और एम्पैथी के लिए कुछ ऐसे सवालात आपके यूनिवर्सल होने चाहिए जिसके बाद द पेशेंट विल गाइड यू। और आप अपनी टीम को भी गाइड कर सकते हैं कि जो टाइम बचे आपके अपने ऊपर है। 15 मिनट आपके पास है तो उसकी मुख्तलिफ लाहे अमल होगा, 5 मिनट है तो डिफरेंट होगा। थैंक यू। Thank you, sir. It means better communication and empathy is the key. थैंक यू सर। डॉक्टर समीरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी। आप प्लीज हमें बताएं कि कब एक जनरल फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को डायबिटीज डिस्ट्रेस के मरीज को आपके पास भेज देना चाहिए, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये सबसे अहम बात तो ये है कि जब पेशेंट आके आपको बताता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और रिपीटेडली आप पेशेंट को समझा रहे हैं, उनको भी उनकी फैमिली को भी, कि अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपने किस तरह से
लेके चलना है, कब उसको मॉनिटर करना है, कब दवाई लेनी है, अगर उसमें कोई कोताही हो रही है और बार-बार समझाने के बाद हो रही है, एक तो ये है। अगर किसी पेशेंट को कोई उसके अलावा भी कोई साइकियाट्रिक इश्यू हो सकता है, लाइक डिप्रेशन हो सकता है, कोई साइकोटिक फिनोमेना आ जाता है, वो भी आप लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, फैमिली में बता सकते हैं, उसको भी रेफ़र करने की ज़रूरत हो जाती है। जब पेशेंट इस वजह से परेशान हो रहा है कि मैं अपने आप को सेल्फ केयर कैसे करूँगा, बर्डन उसको फ़ील कर रहे हैं, तो आपने पेशेंट को हमारे पास साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना है, ताकि हम उनको मैनेज कर सकें, उनको साइको एजुकेट कर सकें। क्योंकि देखिए, अब जो हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, वो होता है बायो साइको सोशल मैटर पे, ताकि बायोलॉजिकली तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, कोई प्रॉब्लम्स और उसके साथ सोशल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, उसको हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। बाद दफ़ा पेशेंट के पास दवाई अवेलेबल नहीं है या घर में कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, देन वी हैव टू फाइंड आउट और उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। बाद दफ़ा जैसे मैंने बात की कि अगर आप बहुत चेक रख रहे हैं, हम उसे कहते हैं हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन फैमिली के होते हैं, कि बहुत ज़्यादा उसकी पाबंदी करवा रहे हैं या सख्ती कर रहे हैं या बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं और उनको प्यार में कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक दफ़ा तो नहीं, चलो एक बार तुम ये दवाई ना खाओ, चलो ये कुछ खा लो तुम लोग। तो ये तरीके देखने पड़ते हैं कि क्योंकि हमें देखना पड़ेगा एनवायरनमेंट कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके उस गलत बिहेवियर को, ईटिंग बिहेवियर जो उनके लिए हेल्पफुल नहीं है, जो खाना पीना सही नहीं है, उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं। देखिए, बहुत कॉमन होता है माँ बाप को या किसी भी घर में किसी फर्द को ये हमदर्दी पैदा हो जाती है मरीज से कि ये बेचारा तो देखो नहीं खा रहा जो हम खा रहे हैं, तो वो इसी तरह से उनको दे देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप तो दवाइयाँ पूरी दे रहे हैं, लेकिन घर में कहाँ पर कोताही हो रही है या कहीं बहुत प्यार से उसको गलत उसके साथ पेश आया जा रहा है, उसको हमने ठीक करना है। तो इस टाइम पे आप पेशेंट्स को हमारे पास भेज सकते हैं और जब पेशेंट को कोई डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या उसके साथ इश्यूज़ आ रहे हैं, भेजना है आपने, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तब भी आपने हमारे पास भेजना है उनको। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। मिस अनम, आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी। अभी आपने पिछले आंसर में भी एक पीयर सपोर्ट ग्रुप का जिक्र किया, तो आप ये बताइए कि पीयर सपोर्ट ग्रुप क्या है और डायबिटीज डिस्ट्रेस पे ये किस तरह से हेल्प करता है डायबिटीज को मैनेज करने में या उनको सपोर्ट करता है, ये इसके बारे में बताएं। Thank you, Dr. Amara. This is again a very important thing. So, as a type 1, आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको सारी मेडिकेशन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट देन देयर आर सम सोशल इश्यूज, उनके बारे में भी, डायबिटीज के साथ, डायबिटीज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ यू ना, इट्स नॉट द होल लाइफ। सो उस चीज को डील करने के लिए देयर आर सर्टेन सपोर्ट ग्रुप्स जो कि जहाँ पे आप ही के जैसे लोग हैं। सो इफ समवन टेल्स मी कि किसी टाइप 2 से बात कर लो या किसी नॉर्मल बंदे से बात कर लो, शायद मैं उससे उस तरह रिलेट नहीं कर पाऊंगी जैसे मैं किसी अपने जैसे टाइप 1 से रिलेट कर सकती हूँ। एंड इन इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, इनको पीयर सपोर्ट ग्रुप्स कहा जाता है। हमारे पास पाकिस्तान में वी हैव वन विद मीठी जिंदगी, जहाँ पे एक पेरेंट्स के लिए है, जहाँ पे तमाम टाइप 1 के पेरेंट्स होते हैं हु कैन शेयर देयर इश्यूज विद ईच अदर, बिकॉज छोटे बच्चों में अक्सर उनको बताना मुश्किल होता है, दे कुड नॉट आइडेंटिफाई द सिम्टम्स कि क्यों बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, या उसके अगर वो इंसुलिन नहीं लगवा रहा या ग्लूकोमीटर से चेक करने पर राजी नहीं है तो क्या रीजंस हैं, एंड हाउ दे कैन केटर दैट। फूड रिफ्यूजल का एक बहुत इशू आ रहा होता है अक्सर पेरेंट्स को, तो वो चीज़ें पेरेंट्स एक दूसरे से बात करके, एंड एज डॉक्टर अब्रार, डॉक्टर अब्बास मेंशन किया, अगर आपके पास टाइम, सो वी नो कि पाकिस्तान का जो पेशेंट टू डॉक्टर रेशो है, दैट्स आल्सो वेरी मतलब सिग्निफिकेंट, कि एक डॉक्टर को 1300 पेशेंट्स देखने हैं अगर एनआईएच को देखा जाए। सो considering all those factors, we created this peer support group at Meethi Zindagi, and we do different in-person sessions जहाँ पे सिमिलर कंडीशन के लोग आते हैं, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इट्स मोटिवेशनल फॉर देम। कुछ लोग होते हैं जो कि उस डिस्ट्रेस से या बर्नआउट फेज से गुजर रहे होते हैं, एंड दे फील लाइक दिस इज द एंड ऑफ लाइफ एंड दिस इज नॉट गोइंग टू मतलब सेटल डाउन। बट जब वो अपने जैसे किसी और को देखते हैं हु इज एक्सेलिंग वेल इन देयर कंडीशन, और वो उस सब इंसुलिन और सब चीजों के साथ भी अपनी लाइफ में पूरी तरह से जो है एक्सेल कर रहा है, तो दैट गिव्स देम empowerment, that gives them a support कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, diabetes cannot stop me, and then similarly they start learning from each other, talking to each other, sharing same kind of issues. So it's a learn. Even if I talk about myself, there was a phase of isolation in my life as well जब मैं puberty में enter हो रही थी. So I'm very thankful to my endo जिन्होंने in the first place उस चीज को पकड़ लिया कि there is something that is bothering me, and then referred me to that कि you need this emotional guidance और वो सब. So that is very helpful in taking things positively, और उससे मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिली. So I would suggest कि if doctors could recommend people to those peer support groups, it would be helpful for not only them to save time and also for their clients to
deal better with their diabetes. थैंक यू मिस सनम। पीयर सपोर्ट ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। डॉक्टर अब्बास और डॉक्टर अबरार, ये मेरा आप दोनों से एक कंबाइंड क्वेश्चन है। आप लोग नेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं इसके लिए, लाइक आप लोगों की जो पोजीशन है इस वक्त, तो हमें ये बताइए कि नेशनल लेवल पे हम किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं डायबिटीज डिस्ट्रेस को कम करने के लिए। हम अपनी करंट प्रैक्टिसेस में किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, या नेशनल लेवल पे किस तरह चेंजेस आ सकती हैं, तो ये गाइड करें आप दोनों। So again, honestly, हमारा and I'll start the conversation because हमेशा final word इब्रार का ही होता है हर conversation में, तो इसलिए I will let him finish the thought. I think the important part is that you can bring the horse to the cart, but you cannot make it to drink. The important point is कि पहला काम ये होता है कि हम awareness create करें। उसके लिए ये seminar is part of it, webinar is part of it, Pakistan Endocrine। दूसरी होती है कि आप ways and means define करें, वो भी the guidelines are for it. There are new guidelines coming on diabetes distress you'll see in next month, जो कि again on a regional level पे। तो ये दो काम तो हो गए चलना। अब किस तरह implement करना है, क्या करना है? It's about working ethic, it's about dealing with patients ethic, and it's about your human nature. So that's where I will stop, and again, Abrar answer the rest of it. थैंक यू सर। जी डॉक्टर अबरार, हाँ, आपसे थैंक मेरा यही सवाल है। हाँ, डॉक्टर अब्बास ने तो हमें आगे कर दिया, लेकिन ये है कि हम फॉलो करने वाले लोग हैं, तो इस तरह। अच्छा, उन्होंने तो अभी गाइडलाइंस तक तो बात पहुंचा दी, उनको फॉलो करने यानी उसको अब डिसेमिनेट। सबसे बड़ी बात है, पहली बात है कि गाइडलाइंस तो बन गई हैं, अब उनको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसमें हमें ज़रूरत महसूस होती है अपने जो अच्छी सोसाइटीज़ की, अच्छे एनजीओ और गवर्नमेंट के लेवल पे। गवर्नमेंट के लेवल तक हम टच करते जाएं कि भाई ये चीज़ है, ये आप इसको इम्पोर्टेंस दें, इसको इम्पोर्टेंस दें, तो फिर आगे बात चलेगी। उसके लिए हमें मीडिया अवेयरनेस की तरफ आना चाहिए। जो सोशल मीडिया अवेयरनेस, और डॉक्टर अब्बास ने पिछले कुछ अरसे में कुछ हमने साथ मिलके कई चीज़ों पे हमने लोगों पे अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है, उन साइट्स पे, उन जगहों पे। तो ये अगर हम इन चीज़ों को टच करें, तो सोशल मीडिया जिस तरह आजकल है, मुझे इसकी समझ नहीं आती कि हम जो हमारे जो टिकटॉक है या जो ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वो जो 2 नंबर किस्म के जो होते हैं। असली चीज़ ये है, इसमें अगर हम कुछ ऐसा कुछ मवाद क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं, तो हम इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिर हमें अपनी फैमिलीज, जो हमारे इन पेशेंट्स के जो फैमिलीज के साथ हैं, उनकी कुछ उसके लिए हमें एक बंदों को डेवलप करना चाहिए। उन हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनके कोर्सेज, उनके उस पर कुछ काम करना चाहिए, जिसकी बुनियाद फॉर एग्जांपल मैं अपनी जगह की बात करूं, पेशावर की। अब पेशावर को अगर मैं सेग्रीगेट करूं और कुछ जगहों को मैं आइडेंटिफाई कर लूं, यहाँ पे जाके ये लोग बेहतर तरीके से आपके मैनेजमेंट में इसमें बेहतर कर सकते हैं, नॉट साइकेट्रिस्ट। क्योंकि अगर हम किसी पेशेंट्स को अगर इस लिहाज से भेज दें उधर, तो वो तो उसी क्लिनिक से 2 उल्टे पांव वापस आ जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे उधर क्यों रेफर किए। तो हमें इस तरह कुछ चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और इस चीज़ को इसमें गवर्नमेंट के लेवल पे, एनजीओ के लेवल पे, हमारी सोसाइटीज़ के लेवल को मिलके काम करना पड़ेगा, एंड देन देखिए हमारे पास है सक्सेस की इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर फवाद, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। आप बताइए कि डायबिटीज डिस्ट्रेस सिर्फ टाइप 1 के मरीजों को इफेक्ट करती है, या कि टाइप 2 में भी ये चीज देखी गई है? थैंक यू। हमारा इसका पार्टली जवाब तो अनम ने बड़ा जबरदस्त दे दिया। इसमें सिर्फ एक बात मैं करूंगा, इसलिए कीपिंग द टाइम फ्रेम लिमिटेड। ये टाइप 1 के अंदर आपको पता है मोस्टली अभी तक तो इंसुलिन ही दी जा रही है, तो जो बच्चों को, अब तो आपको पता है टाइप 1 का भी एज ब्रैकेट खत्म हो गया है, 1 में भी हो सकती है और काफी बड़ों में भी हो सकती है। तो जो इंसुलिन का फियर है ना, वो प्रीडोमिनेटली टाइप 1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा होता है, उसका डिस्ट्रेस ज्यादा होता है। जबकि टाइप 2 जो रिसर्च है उसने देखा कि उसमें ना गिल्ट का लेवल ज्यादा होता है, कि चूंकि टाइप 2 के अंदर अभी भी फैमिली के अंदर रन करती है, तो लोग कहते हैं फैमिली में बच सकते थे, मैंने वजन बढ़ा लिया, मैंने ये खाना शुरू कर दिया, ये सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकता। गिल्ट से स्टार्ट होता है, फिर ब्लेम स्टार्ट होता है। और उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे सेटअप में मैं देखता हूँ, इंक्लूडिंग मी, मैं भी शायद उसका एक हिस्सा हूँ बीइंग अ डॉक्टर, के मल्टीपल पॉलीफार्मेसीज। 1 में तो चलो इंसुलिन है, इंसुलिन के अपने बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है, उसकी डिटेल तो अनम बता चुकी है। लेकिन जो टाइप 2 के अंदर है ना, वो कॉम्प्लेक्स मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और उसके बाद जिस तरह अबरार और अब्बास भाई ने बताया
पीपल एक्चुअली डोंट टॉक टू देम कि ट्रीटमेंट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो खास अब तो देखें ना फिक्स ड्रग रिजीम आ गई है, मरीज से पूछे बगैर कि दोपहर को क्या करना है, सुबह दोपहर शाम दवाई दे दी। कुछ लोग रात को नहीं ले सकते, आपने फिर भी रात को देनी है, फला दवाई इस वक्त देनी है। तो ये चीजें डिस्ट्रेस सारे ना चीजों को एडअप बेटा करती हैं। वी कैन सिंप्लीफाई, क्योंकि जब डेवलपमेंट्स और ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा होगी है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसके साथ ही साथ अगर आप उनकी आसानी पैदा करें ना, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट, तो डिस्ट्रेसेस सारे नेगेट हो सकते हैं। और हम बता सकते हैं कौन से लोग जो हैं वो ओवरबोर्ड हो गए और डॉक्टर सुमीरा के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर समीरा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज डिस्ट्रेस के लिए कोई मेडिसिन भी मौजूद हैं या इसको देखिए साइकोलॉजिकली ही ट्रीट किया जाता इसको है? बेहतर तो ये होता है कि इसको साइकोलॉजिकली में डील किया जाए, क्योंकि ये हमने कहा कि क्वालिफाई नहीं करा डिप्रेशन के लिए, लेकिन अगर कहीं डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें फिर ट्रीटमेंट देना है। बेहतर है कि इसमें साइकोलॉजिकल वर्क होगा, जिसमें साइको एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे आप लोगों ने सबने कहा कि इसमें टीम डेवलप करें, टीम आपके अपने सेंटर पे भी हो सकती है जिनको आप गाइड कर सकें, लोगों में आप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें, पैम्पलेट्स दीजिए कि क्या हालात होंगी तो आपने राब्ता करना है, ताकि वो थोड़ी सी अवेयरनेस उनको आती जाए। जब उनके साथ ऐसा मामला हो तो वो घबराए ना, उन्हें पता हो कि ये मुझे घबराहट हो रही है, या मैं परेशान हो रहा हूँ, या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझ में एक मायूसी की लहर आ रही है, तो मैंने किसके पास जाना है, ये मेरे लिए इसके मुझसे कहाँ राब्ता मुझे करना है। जब आप वो पैम्पलेट्स या उनको एजुकेट कर देंगे साथ साथ, अगर डॉक्टर नहीं भी कर पा रहे तो आपकी टीम के से कोई शख्स उनको काउंसल कर सकता है और उनको राब्ता करवाया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। और अगर ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में भी हम सिर्फ साइकोलॉजिकल हेल्प देते हैं, मॉडरेट टू सिवियर में जाके हम उनको मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। मिस सनम, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप बताइए कि आपने अभी जिक्र किया था पीयर सपोर्ट ग्रुप का, ये किस तरह से शुगर के मरीज, डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स और केयर गिवर्स को डायबिटीज डिस्ट्रेस को कम करने में या शुगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है? इसका ब्रीफली हमें आंसर कीजिए। सो जैसे कि आपने पिछली क्वेश्चन में भी आंसर किया कि पीयर सपोर्ट ग्रुप वो सेफ स्पेस है जहाँ पे कोई आपको जज नहीं करने लगा, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एंड यू कैन फील वेरी नॉर्मल। सो वी मेक श्योर कि जो भी बच्चा आ रहा है, एंड आई वुड से कि इट्स काइंड ऑफ अ फिल्टर एज वेल, कि जैसे डॉक्टर के पास जाने के बाद भी, एंड डॉक्टर हैव ट्राइड एवरीथिंग, बच्चे ने भी सब कर दिया है या टाइप 1 एडल्ट ने सब कुछ कर दिया, एंड दे आर स्टिल नॉट एबल टू गेट ऑन दैट रेंज, तो मे बी देयर वी कैन कम कि जब आप किसी से उसको मिलवाएं, दे सी ईच अदर, दे टॉक टू ईच अदर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू। आई हैव ऑफन एक्सपीरियंस कि सिर्फ 1 से 2 इन पर्सन मुलाकातों के बाद भी you feel pretty much normal because you come out of that isolation। आपको एक लाइव एग्जांपल अपने सामने नजर आ रही है जो कि अपनी जिंदगी में अच्छे से एक्सेल कर रहा है, अपने बाकी सारे कामों को करके देख रहा है। सो वो चीज बहुत हेल्पफुल होती है, एंड ऑल्सो यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स के अगर जो है लेट्स से पुबर्टी हिट करनी है बच्चियां, अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि ड्यूरिंग दो साइकिल्स यू हैव टू गेट इन टच विद योर डॉक्टर टू एडजस्ट योर बेजल्स। और वही चीज है ना कि जब आपका एक विशियस साइकिल बन जाता है कि आपके लेवल्स हाई हो रहे हैं, देन यू आर ओवर ट्रीटिंग और नॉट ट्रीटिंग इट राइट वे, एंड वो कर करके बार बार जा के डॉक्टर के पास भी, एंड देन यू कुड नॉट फिगर आउट कि मसला क्या है, और आप फिर उस बर्नआउट फेज में चले जाते हैं कि यार मैंने सब कर लिया, मैंने कार्ब काउंट भी कर लिया, इंसुलिन भी लगा ली, डॉक्टर को भी चेक करा लिया, एंड आई एम स्टिल नॉट एबल टू अचीव दैट नंबर। तो वो हम जो उस नंबर के पीछे भागने लगते हैं, दैट ब्रिंग्स इन द बर्नआउट फेज। और उस टाइम पे इफ यू रियली टॉक टू सम people like you and you be the part of that peer support group, that pretty much normalizes many of the things। And then of course as Dr. Sameera said कि अगर उस वक्त उस सब चीजों के साथ भी the doctor assesses कि नहीं हो सकता, तो फिर then of course the psychological help is needed। and I feel it's a complete care team plan कि आप, it's not a one man show, you need your endo, you need your educator, you need this help psychological as well, and the peer support group, it all goes hand in hand। so yes, थैंक यू that's सो मच मिस अनम। और मैं आखिर में सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि आज इस फ्रूटफुल डिस्कशन से हमारे व्यूअर्स को फायदा हुआ होगा, और मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा है अपने सीनियर से। मैं सब पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। और आखिर में हम सब आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज। thank you। हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।